हेलो दोस्तों, ये है इतिहास का तीसरा पाठ। इस पाठ का नाम है फ्रांस की क्रांति। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम की और आतंक का राज्य क्या था। तो चलिए आज का पाठ शुरू करते हैं। सन 1789 में लुई 16 को धन की आवश्यकता हुई। 175 सालों से जो स्टेट जनरल की बैठक नहीं हुई, उसे बुलाने का निर्णय लिया गया। 5 मई सन 1789 में स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई गई। दोस्तों, इस बैठक में पहली और दूसरी एस्टेट से 300 लोग और तीसरी एस्टेट से 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में तृतीय एस्टेट के लोगों ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मताधिकार मांगा, लेकिन राजा को यह प्रस्ताव अस्वीकृत था। राजा के इस प्रस्ताव को ठुकराने से तीसरी एस्टेट के लोगों में भारी गुस्सा था और इस चीज का विरोध करते हुए वे इस बैठक से बाहर निकल गए। इस घटना के बाद तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधियों ने फैसला लिया कि वे एक सभा बिठाएंगे और 20 जून को वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए। लेकिन जहां उन्हें एकत्रित होना था, उस हॉल के बाहर शाही अंगरक्षकों का पहरा था। इसके कारण तीसरी एस्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। उन्होंने यह फैसला लिया कि इस सभा को नेशनल असेंबली कहा जाएगा और शपथ भी ली कि जब तक एक ऐसा संविधान नहीं बनता जिसमें राजा की शक्तियों को कम करा जाए, यह सभा भंग नहीं होगी। और दोस्तों, इसी दौरान एक अफवाह उड़ी कि राजा ने कहा है कि इस सभा को भंग करा जाए और जितने भी वहां के प्रतिनिधि हैं उन्हें बंदी बना लिया जाए। इस अफवाह को सुनते ही लोग भारी संख्या में इकट्ठे हो गए। उन लोगों का नेतृत्व मिराबियो और ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। दोस्तों, इसके बाद हुई फ्रांस की क्रांति की एक बहुत ही अहम घटना, जिसे कहते हैं बास्टील का पतन। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस में स्थित कारागृह बास्टील को घेर लिया। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़कर अंदर घुसे और वहां बंदियों को मुक्त करा दिया। दोस्तों, ये बास्टील का पतन की घटना इसलिए अहम है क्योंकि बास्टील को तुर्क राजतंत्र के निरंकुश शासन का प्रतीक माना जाता है। बास्टील पर आक्रमण कर तीसरी एस्टेट के लोगों ने राजतंत्र के प्रति अपना विरोध जताया। और दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि फ्रांस में 14 जुलाई को ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जुलाई की इस घटना के बाद लुई 16 सिर्फ नाम का राजा रह गए और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया गया। दोस्तों, इसे हम अंग्रेजी में द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन कहते हैं। दोस्तों, इस संविधान के आने से न ही केवल लुई 16 की शक्तियां कम हुई, बल्कि लोगों को धार्मिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी मिली, जिसका पहले के समय में फ्रांस में अभाव था। इस बारे में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। इसी के साथ साथ प्रेस और भाषण की आज़ादी भी लोगों को मिली। दोस्तों, आपको पिछली वीडियो से याद होगा कि हमने लेटर्स द कैचेट के बारे में बात करा था, जिसके अनुसार राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। इस संविधान के आने से लेटर्स द कैचेट का भी अंत हुआ और अब सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकती थी। समानता के विचार का पालन करते हुए यह निश्चय लिया गया कि सभी कर अब समान रूप से तीनों एस्टेट पर डाले जाएंगे
न कि सिर्फ तीसरी एस्टेट में। सन 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप पूरी तरह से तैयार कर दिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को भी अपनाया गया। और दोस्तों, इसी तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन दोस्तों, तीसरी एस्टेट के नेता मिराबियों की मृत्यु के बाद पूरे देश में हिंसक विद्रोह की शुरुआत हो गई। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, विदेशों से भी कुलीन वर्गों के द्वारा इस संविधान का विरोध किया गया। 1792 के अप्रैल में नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया, रशिया तथा सेवाई के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, इस युद्ध के कारण क्रांतिकारियों को बहुत सी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इस दौरान नागरिकों को मताधिकार भी नहीं मिला था और नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था। यह बातें आगे चलकर आलोचना का विषय बनी और इन आलोचकों में सबसे प्रमुख स्थान पर थे जैकोबिन क्लब के सदस्य। इस क्लब में छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ी साज, नौकरी और दिहाड़ी करने वाले मजदूर आदि शामिल थे। इस क्लब को पहले कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम से भी जाना जाता था और इसके नेता थे मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर। दोस्तों, यहाँ से अब हम जानना शुरू करेंगे कि आतंक का राज्य क्या था। जैकोबिन क्लब के नेता मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा को मानते थे। दोस्तों, वामपंथी उस पक्ष या विचारधारा को कहते हैं जो समाज को बदलकर उसमें अधिक आर्थिक बराबरी लाना चाहिए। खाद्य पदार्थों की महंगाई और अभाव से नाराज होकर रॉब्सपियर ने हिंसक विद्रोह की शुरुआत करी और आतंक का राज्य स्थापित किया। इस समय को आतंक का राज्य क्यों कहा जाता है, ये इस बात से पता चलता है कि 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। लेकिन दोस्तों, रॉब्सपियर जनतंत्र के भी समर्थक थे। इसके चलते 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को मतदान का अधिकार दिया। इसी के साथ साथ 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया और राजा की सत्ता को समाप्त किया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16 को 1793 में फांसी दे दी गई। इसके बाद मैरी एंटोनेट का भी यही अंत हुआ। और दोस्तों, इसी तरह 1793 के अक्टूबर में रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य उत्कर्ष पर था। इस आतंक के राज्य के दौरान फ्रांस में कई बदलाव आए। चलिए देखते हैं ये बदलाव कौन से थे। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, एक नवनिर्वाचित असेंबली को स्थापित करा गया जिसका नाम कन्वेंशन रखा गया। दोस्तों, इस कन्वेंशन में फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। इसी के साथ साथ फ्रांस के कानून जिनमें एक रूपता नहीं थी, उनका संकलन किया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा को भी समाप्त किया गया। दोस्तों, प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनाने की प्रथा को भी इस काल में समाप्त किया गया। दोस्तों, ये सारे बदलाव आतंक के राज्य में आए, लेकिन ये सभी बदलाव अस्थायी स्थित हुए। रॉब्सपियर की हिंसात्मक कार्रवाइयों और उनकी हिंसात्मक प्रवृत्ति के चलते उन्हें 1794 में मृत्युदंड दिया गया। इसके बाद 1795 में नया संविधान बनाया गया। इस संविधान के साथ एक बार फिर फ्रांस में गणतांत्रिक शासन स्थापित हुआ और इस गणराज्य के प्रधान बने नेपोलियन बोनापार्ट। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ आया होगा। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। फ्रांसीसी क्रांति के घटनाक्रम को देखते हुए हमने टेनिस कोर्ट शपथ के बारे में पढ़ा। हमने बैस्टील कारागार पर जो हमला हुआ था उसके बारे में भी पढ़ा।
इस हमले को बास्टील का पतन कहा जाता है और हमने जाना कि आतंक का राज्य क्या होता है। दोस्तों, आप घर जाकर अपने इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया में से पार्ट 3 फ्रांस की क्रांति जरूर पढ़ लीजिए। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के क्या परिणाम थे और इस क्रांति का स्वरूप कैसा था। धन्यवाद।